हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करती हूँ। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके जो सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। हर बार हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद आंसर की जो वीडियो लेकर आते हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तब अगर पूरी वीडियो देख लोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हर क्वेश्चन के बारे में क्या होता है। अगर नहीं भी आता, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है, हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझोगे, क्वेश्चन आपको पता होगा, हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर, तो आपको चैप्टर के बारे में पता होगा। अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है और इसके जो नोट्स, इसके जो चैप्टर वाले जो वीडियोस हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, आप जाकर वीडियोस देख लीजिएगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपका एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाएगी। मतलब कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके हर चैप्टर के सिलेबस में हमें क्या क्या बताया गया। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको पेड मिलेगी। अगर किसी को पीडीएफ बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। 30 रुपये पर प्राइस है पीडीएफ। वो पेड पीडीएफ रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की। लेकिन जो इसकी चैप्टर की पीडीएफ है वो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डाल रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की है ये आपको पेड ही मिलेगी। अगर किसी को पीडीएफ बाय नहीं करनी है तो आप वीडियो देखकर भी अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से जाकर उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम हमारी वीडियो की बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बताया गया है कि ब्रिटेन की जो राजनीतिक परंपरा है उसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जो ब्रिटेन की जो राजनीतिक परंपरा है उसका विकास किस प्रकार से कैसे हुआ, और उन्होंने जो वर्तमान जो राजनीतिक प्रणाली है उसको इससे कैसे प्रभावित किया। इसको वर्तमान जो आप मतलब पहले की वो राजनीतिक परंपरा क्या थी, कैसे उनका विकास हुआ वो आप बताओगे। उसके बाद अभी की जो राजनीतिक प्रणाली है वो इससे कैसे प्रभावित हुई उसके बारे में बताओगे। सेकंड, इसकी जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताओगे और ये देश की राजनीति को ये कैसे प्रभावित कर रही है, इस पर अपनी राय बताओगे, अपनी इसको स्पष्ट करके समझाओगे। तो पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, दोनों ही सिंपल है। ये हमारी राजनीतिक परंपरा और राजनीतिक प्रणाली जो अभी की राजनीतिक प्रणाली उसके बारे में पूछ रहा है, कैसे प्रभावित हुई है। सेकंड, जो ऑप्शन में दिया है वो उसकी दलीय प्रणाली के बारे में पूछ रहा है और उसकी राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा है। हम दोनों क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो के अंदर क्या बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परिचय लिखते हैं, फिर उसके बारे में आप बताते हो, कारण उपाय बताते हो, उसके बाद कंक्लूजन देते हो एंड में, तभी आपका जो आंसर है क्वेश्चन का वो कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करके आना है। ब्रिटेन इसको हम यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो दुनिया की सबसे पुरानी और स्थिर लोकतांत्रिक प्रणालियों में से मानी जाती है। मतलब इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो दुनिया की सबसे पुरानी व्यवस्था मानी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक राजनीतिक ढांचा है जो किसी एक दिन या किसी दस्तावेज पर तय नहीं हुआ था। मतलब जैसे इंडिया में एक डेट डिसाइड है कि इस दिन हमारा संविधान बनाया गया था, बट ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि यहाँ जो धीरे धीरे ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई थी, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के संघर्ष और सुधार हुए थे ना, उसके अकॉर्डिंगली ये विकसित हुआ था संविधान वहाँ का। ब्रिटेन में जो संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनोक्रेसी की जो व्यवस्था है, उसमें राजा या रानी केवल एक प्रतीकात्मक जो प्रमुख होते हैं, लेकिन जबकि जो असली सत्ता है वो संसद और प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती है। ये सब नाम के लिए, एक प्रतीक के लिए माने जाते हैं वहाँ के शासक, लेकिन जो असली सत्ता है ना वो संसद के पास है और प्रधानमंत्री के हाथ में, इन दोनों के हाथों में है केवल। ब्रिटेन की राजनीतिक परंपराएं क्या है, तो वो संसद की सर्वोच्चता मानती हैं, कानून का शासन और न्याय की स्वतंत्रता। ये व्यवस्था की रीढ़, ऐसे बॉडी होती है ना, बॉडी रीढ़ की हड्डी आपकी, जब आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक होती है, रीढ़ की हड्डी अच्छे से वर्क कर रही होती है, तभी आपकी बॉडी मतलब बहुत एक्टिव होती है, और एक्टिवली कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन जब आपकी रीढ़ की हड्डी खराब होगी, वो टूट जाएगी, मतलब तो कोई भी इंसान वो ठीक से काम नहीं कर सकता, वो उठ भी नहीं सकता वो बेड से,
वो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हमें अगर अपनी जो राजनीतिक परंपरा है उसको चलाना है, तो ये जो व्यवस्था है ये हमारी सारी रीट है। संसद की सर्वोच्चता मानी जाती है, कानून का शासन होना चाहिए और न्यायपालिका को स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो जो भी लोग कानून का उल्लंघन करता है वो उन लोगों को दंडित कर सके। तो ये तीनों ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, मतलब रीढ़ है हमारी। तो यही इसका जो दलीय जो प्रणाली है, इसमें क्या विशेषकर जैसे पार्टी सिस्टम है, तो द्विदलीय जो झुकाव है, टू पार्टी सिस्टम है, ये देश के राजनीतिक निर्णय, हमारे जो नीति निर्माण है, जो जो भी हम नीतियां लागू करते हैं और शासन की जो विधि है उसको ये सब तय करती है। कौन तय करती है? हमारी दलीय प्रणाली, पार्टी सिस्टम। और इस आंसर के अंदर में हम यही पढ़ेंगे कि ये किस तरह से विकसित हुई है और वर्तमान से ये कैसे अटैच्ड है, कैसे प्रभावित हुई है। तो ये साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि दलीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं और ब्रिटिश जो राजनीतिक परंपरा है इसने इसको कैसे प्रभावित किया। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चनों के बारे में बता दिया है कि हम इस दोनों क्वेश्चनों में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पहले आप ये देखोगे आप क्वेश्चन में आपसे क्या आंसर मांगा है। आपको क्वेश्चन बोला कि ब्रिटेन की शासन की राजनीतिक प्रणाली है उसके बारे में बताइए, लेकिन आप ब्रिटेन के बारे में बता देते हो, वहाँ की धार्मिक स्थलों के बारे में। तो ये चीज़ नहीं करनी है। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पहले आपको वही चीज़ बतानी है, बाद में आप पॉइंट्स ऐड करके उसके बारे में बता सकते हो, लेकिन मेन आपको पहले ये देखना कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है प्रारंभिक जो दौर है ना, मध्यकाल का जो टाइम था ना, स्टार्टिंग में जो टाइम था उसके बारे में। तो शुरुआत में जो राजा था उसके पास सभी शक्तियाँ थी। आपको पता है कि पहले के टाइम में जो राजा को शासन था उनके पास सारी शक्तियाँ होती थी, वो दरबार में सबसे डिस्कस करते थे, लेकिन जो एग्जैक्टली जो डिसीजन लास्ट में जो डिसीजन लेते थे वो राजा ही लेते थे। तो इसमें यही बताया गया कि शुरुआत में राजा के पास ही सारी शक्तियाँ होती थी, लेकिन राजा को अपने जो नॉबल्स हैं, सामंतों हैं और जो चर्च के जो नेता हैं उनसे सलाह लेनी पड़ती थी। मतलब उनके दरबारी हैं, उनके जो वहाँ के जो विद्वान लोग हैं वहाँ से वो लोग उनको सलाह लेनी पड़ती थी उनसे। धीरे धीरे ये सलाहकार समूह एक संगठित बनाकर संसद का इन्होंने रूप ले लिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्हीं सब सलाहकारों ने एक संगठित एक रूप बना लेते, एक गठबंधन सा बना लेता जो संसद का रूप, जिसमें संसद का रूप मिल गया था। अब इसमें बात करते हैं मैग्ना कार्टा। तो ये ऐसा दस्तावेज है, ये 1215 में आया था। तो ये एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे राजा जॉन ने इसका हस्ताक्षर किया था। इसमें पहली बार राजा की शक्ति पर रोक लगा दी, मतलब पहली बार राजा की शक्ति हो ना उस पर रोक लगा दी थी। इसमें ये तय हुआ था कि जो राजा है वो भी कानून के अंदर ही आता है। जैसे अभी जो पॉलिटिशियन, जैसे पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिक्स का कोई भी नेता या कोई भी जैसे एमए बोल सकते, जैसे कोई विधायक या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, एग्जैक्टली कोई भी, अगर वो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं, तो उनको भी वही दंड दिया जाएगा जो आम नागरिक को मिलता है। क्योंकि इस कानून के अंदर जो सारे जो सिटीजन होते हैं वो सारे सिटीजन समान होते हैं। किसी के साथ भी ये नहीं किया जाएगा ये पॉलिटिशियन, ये नेता है या फिर ये मुख्यमंत्री है, ये विधायक है, कोई भी हो, सबको समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी। तो यही बताया कि राजा भी सभी कानून के अधीन होगा। ये कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये इसकी शुरुआत होती है और ये इसके अंदर बताया गया था कि कानून सबके लिए बराबर है। संसद का विकास, तो 13वीं से 14वीं सदी है ना, उसमें संसद दो हिस्सों में बट गया था। वो कौन से थे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ऊपरी सदन है जिसमें सामान, चर्च, ये सारे लोग शामिल थे। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये निचला सदन है जिसमें सामान्य लोग और व्यापारी है ना, ये सारे इसके प्रतिनिधि इसमें आते थे। तो आपको याद रखना, ये पॉइंट्स आप लिख दोगे, इंपॉर्टेंट है ये भी अगर इसके बारे में पूछता है। और ये हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। समय के साथ साथ कॉमन्स की जो शक्ति है वो बढ़ती गई थी और जो राजा की सत्ता है वो कम होती गई। जो हमारी संसद की शक्तियाँ हैं वो बढ़ने लगी और राजा की सत्ता में गिरावट आने लगी, राजा की सत्ता कम होती गई धीरे धीरे। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में 1688 में आया था और ये बिल ऑफ राइट्स 1689, ये वो समय था जब संसद ने ये तय किया था कि राजा केवल एक, मतलब इसमें ये डिसाइड होता है कि राजा केवल एक प्रतीक के लिए शासक रहेगा, लेकिन जो उसकी असली शक्ति है ना वो उसके पास, जो असली शक्ति है वो संसद के पास रहेगी हमेशा। इसे संवैधानिक राजतंत्र इसकी नींव रखी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची की जो नींव है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी।
फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि लोकतांत्रिक सुधार। तो ये 19वीं से 20वीं सदी में ये स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे जो मताधिकार है ना, जो वोटिंग, जो हमारे राइट्स हैं, वो हम उसका विस्तार होने लगा, उसके बारे में लोगों को समझाया जाने लगा। पहले केवल जो अमीर जमींदार ना वो वोट डाल सकते थे, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको इस सब का अधिकार नहीं था। जो जमींदार, जो अमीर लोग थे, वो लोग वोटिंग का जो अधिकार है उनको मिलता था। लेकिन जो महिलाएं ना, उस टाइम में महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार नहीं होता। सिर्फ पुरुष जो वोटिंग देते थे, वो भी अमीर जो जमींदार होते वो लोग वोट देते थे। जो गरीब किसान वगैरह ये सब होते ना, पिछड़े वर्ग के लोग, ये लोग वोट नहीं देते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो मध्यम वर्ग के लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग, मिडिल क्लास वाले, तो और महिलाएं और जो काम कर रहे थे, मजदूर हो गए, किसान हो गए, और भी जो जो वो भी मजदूरियां करके अपने घर चलाते हैं, तो वो सब भी अपने इस अधिकार में वोट देने का अधिकार उनको प्राप्त होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक एक सुधार हुआ था, जो हुआ था 19वीं से 20वीं सदी में। पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि जो अमीर जमींदार थे वो ही लोग वोट दे सकते। लेकिन फिर बाद में क्या चेंजेस हुए कि जो मध्यम वर्ग की, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी वोट दे सकते हैं। वहाँ के जो महिलाएं हैं, उनको भी वोट मिल जाएगा। जो मजदूरी करते हैं, जैसे किसान हो गया, या कोई भी छोटी मोटी जॉब करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो लोग भी वोट दे सकते हैं। उनको भी ये वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो ये इसलिए इसका नाम है लोकतांत्रिक सुधार। के लोकतांत्रिक रूप से वहाँ पर सुधार हुआ था 19वीं से 20वीं सदी के अंदर। आज के ढांचे की बात करेंगे तो आज के ढांचे में क्या हुआ, तो ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट याद रखना है। बल्कि वहाँ पर जो कानून है, वहाँ की परंपरा, वहाँ के संसद जो नियम है ना, इन सबको देखकर मिलकर वहाँ का संविधान उसका तय किया गया था। तो राजा रानी केवल एक प्रतीक के लिए थे, मतलब एक नाम के लिए रह गए थे कि वहाँ के राजा रानी है, कि वहाँ राजा रानी का शासक है। लेकिन एग्जैक्टली क्या था, वहाँ पे जो सारे निर्णय हैं वो संसद ही करते थे। मतलब पहले उनका शासन था, वो सारी उनकी शक्तियाँ सारी उनके पास थी। लेकिन उस कुछ टाइम बाद ही वहाँ पे जो निर्णय है, वहाँ पे जो शक्तियाँ हैं, वो संसद के पास आ गई। संसद जो खास तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स के पास आ गई थी। इसके निर्णय का ये हमारा असली केंद्र, असली सेंटर है ना, वो ये हो गया था प्रधानमंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ताकतवर राजनीतिक एक पद होता है। आपको पता है कि जैसे इंडिया में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन जो सारे निर्णय हैं वो प्रधानमंत्री ही लेता है। कोई भी बिल अगर पास करना हो तो वो राष्ट्रपति के थ्रू होता है, उनसे परमिशन ली जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री ही सारे निर्णय लेता है। सारी जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती है देश की। प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर और राजनीतिक पद होता है। मैंने अभी आपको बताया, जो संसद में बहुमत प्रदान करने, जो संसद के अंदर सबसे ज़्यादा उसको बहुमत मिल जाती है, वही नेता प्रधानमंत्री बन जाता है। तो वही दल वाला नेता प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें क्या है कि इन ऐतिहासिक जो परंपराओं ने इसे ब्रिटेन को एक स्थिर, लोकतांत्रिक और संतुलित जो राजनीतिक व्यवस्था है वो प्रदान की है, जहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए कानून और संसद की जो ताकत है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। जो ऑप्शन में था ना कि ब्रिटेन की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े थे, उसके बारे में बताना है। अब इसको देखते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन की दलीय प्रणाली, ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम के बारे में। ये राजनीतिक दल के जो सिस्टम है उसकी बात की गई है। तो मुख्य दल कौन कौन से? कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन में दो मुख्य दल हैं, आपको ये बात रखनी, कितने दल हैं? दो मुख्य दल हैं। कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी है। तो कंजर्वेटिव पार्टी में क्या है कि परंपरागत, मतलब जो दक्षिणपंथी जो लोग हैं ना, जो वहाँ पे व्यापार, निजी संपत्ति और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये उसको महत्व देते थे, कंजर्वेटिव पार्टी। लेकिन जो लेबर पार्टी है वो वामपंथी झुकाव वाले से मजदूर वर्ग के लोग हो गए, सामाजिक न्याय और जो कल्याण योजनाएं हैं उन पर ज़्यादा जोर देते थे। दोनों अपना ही अलग अलग काम करते थे। दोनों की जो शासन की व्यवस्था थी वो दोनों की अलग अलग होती थी। वो अब अपनी अलग अलग भूमिका निभाते थे अपने ये राजनीतिक दलों के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये व्यापार, निजी संपत्ति, राष्ट्र, इसको ज़्यादा महत्व देते थे, जबकि ये मजदूर वर्ग के सामाजिक न्याय, उनके कल्याण के लिए योजना बनाते थे, उस पर ज़्यादा जोर देते थे। दोनों ही अपना काम अपने अनुसार करते थे। दोनों की भूमिकाएं अलग अलग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेबर डेमोक्रेट्स, स्कॉटिश नेशनल पार्टी और ग्रीन पार्टी, ये सारे छोटे दल हैं। तो जो क्षेत्रीय या खास मुद्दे हैं ना, ये उन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और सेकंड पॉइंट है हमारा द्विदलीय प्रणाली, टू पार्टी सिस्टम। तो हालांकि छोटे दल मौजूद होते थे, लेकिन जो कंजर्वेटिव और जो लेबर पार्टी है ना, इनका वर्चस्व, मतलब इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। इनके मुकाबले, छोटे दल के लोग हैं ना, इनके मुकाबले इन दोनों का जो वर्चस्व है वो ज़्यादा था, मतलब इनका शासन ज़्यादा होता था
छोटे दल के मुकाबले। तो सत्ता लगभग हमेशा इन दोनों में से किसी एक के हाथ में होती थी। तो सत्ता इन दोनों के पास नहीं होती, दोनों में से किसी एक के हाथ में हो सकती थी। थर्ड पॉइंट है हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें क्या, ब्रिटेन में जो वोटिंग प्रणाली है वो एक ऐसी प्रणाली है कि उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते थे, वहीं जिसको ज़्यादा वोट मिलते थे वही जीतता था। लेकिन भले ही उसे कुल वोटों का बहुमत 50% मिला हो, इससे बड़े दल का जो फायदा होता था उसे छोटे दल का राष्ट्रीय स्तर पर असर उसका कम हो जाता था। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये बात थी। विपक्ष की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो जो पार्टी सत्ता में नहीं होती थी वह आधिकारिक विपक्ष मतलब ऑफिशियली अपोजिशन ही कहलाती थी। विपक्ष संसद में सरकार की जो नीतियां उन पर वो लोग सवाल उठाते थे। ऐसे हर पॉलिटिशियन जो पार्टी है उसमें होता है, ऐसे जो अपोजिशन पार्टी है वो उनके जो जो हमारी पार्टी जीत जाती है, जो नेता बन जाती है, वो उनके वर्क को देती है, उनकी जो नीतियाँ उनको देखती है। अगर उनको उस चीज़ में कोई गलत लगती है तो उसके खिलाफ वो ऑब्जेक्शन भी उठाती है। तो अपोजिशन पार्टी अच्छी भी होती है। अगर कोई भी जो पार्टी है वो गलत निर्णय ले रही है तो वो उनका जो विरोध करती है, तो हमें इससे पता चलता है कि वो दूसरी पार्टी जनता के कल्याण के लिए क्या कार्य कर रही है। अगर कोई विपक्ष में पार्टी ही नहीं होगी तो उनकी गलतियां नहीं निकाल सकती है, पता नहीं चलेगा कि वो हमारे जो शासक हैं वो जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो आधिकारिक जो विपक्षी पार्टी है ऑफिशियल विपक्ष पार्टी कहलाती है, और ये विपक्ष संसद में सरकार की जो नीतियाँ उन उस पर सवाल उठाते हैं। जनता की ये आवाज़ जब जनता की आवाज़ उठाता है, जनता के रिलेटेड कार्य करने के लिए उनको मदद करते हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी अपनी भी एक में अहम भूमिका निभाती है लोगों के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, ऑब्जेक्शन उठाने के लिए। क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कि कोई भी पार्टी अगर कुछ भी, जो हमारी सरकार है वो कुछ भी करती है, तो अगर उनके अपोजिशन में कोई पार्टी नहीं होगी ऑब्जेक्शन उठाने के लिए, डिनाई करने के लिए, तो वो अपनी सत्ता अपने अनुसार ही चलाएंगे। तो ये सिस्टम सत्ता के संतुलन इस सब के लिए ज़रूरी है, चेक्स एंड बैलेंस। दलीय अनुशासन की बात करेंगे तो पार्टी डिसिप्लिन। तो ब्रिटेन में सांसद को अपनी पार्टी फैसले के अनुसार वोट देना ही पड़ता है। पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ वोट डालने की जो गंभीरता है उसको लिया जाता था, और इसमें सरकार को अपनी जो नीतियां लागू करने में इससे मदद भी मिलती थी। दलीय अनुशासन में ये चीज़ थी। अब बात करें दंडीय प्रणाली है ना, उसका राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये जो प्रणाली है वो इसलिए एक सरकार बनाती है क्योंकि बहुमत वाली जो पार्टी है उसको फैसले लेने में आसानी होती है। दूसरी तरफ दो बड़े दल के जो वर्चस्व के कारण नीतियां हमारी अपेक्षाकृत एक स्थिर रहती, मतलब रुक जाती थी। तो बार बार उलटफेर ये नहीं होता था। विपक्षी दल सरकार पर हम नजर रखते थे कि जिसमें सत्ता का दुरुपयोग करने में इससे हमारी मदद मिलती। तो विपक्षी दल का क्या काम था, वो यही देखते थे कि सरकार लोगों के लिए क्या निर्णय ले रही है, जनता के लिए सही है या गलत है। अगर कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शन उठाने के लिए कार्य होता था तो वो लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे उनके निर्णयों के खिलाफ। तो इसमें जो उनकी जो शक्तियाँ उसका दुरुपयोग भी नहीं कर सकते थे, तो उनकी शक्तियों को दुरुपयोग करने से उनको निर्णय मिलते थे। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स में लिख के आ सकते हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो राजनीतिक प्रभाव अगर पूछते हैं तो आपको ज़रूर लिख कर आना है। लेकिन छोटे जो दल हैं उसमें जो नई आवाज़ें हैं उसको संसद में अलग जगह बनाना मुश्किल हो जाता था। क्षेत्रीय जो मतदाता हैं कभी कभी ये महसूस कर देते कि उनकी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। ब्रिटेन की राजनीतिक परंपराएं, तो जैसे सांसद की सर्वोच्चता है, संवैधानिक राजतंत्र और कानून का शासन आज की मजबूत और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसकी नींव रखी गई थी। वहीं दलीय प्रणाली ने ब्रिटेन की जो राजनीतिक स्थिरता है और प्रतिस्पर्धा स्पष्ट जैसे ये जो विकल्प हैं ये सब दिए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि जो इसकी सीमाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। तो जैसे छोटे दल को हाशिए पर रहना, तो छोटे दल के मुकाबले जो हमारी कंजर्वेटिव पार्टी थी, जो लेबर पार्टी थी, हमारी मेन पार्टियां थी, यही सारे काम करती थी। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विकास में फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के बीच संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके जो प्रभाव है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताएंगे। और बंगाल जो पुराण के बीच जो संदर्भ में पौराणिक जो परंपराएं थी उसके विकास, उसकी वृद्धि का भी हम वर्ण करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो एग्जैक्टली हमें इसके अंदर दो क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, उसका संविधान दुनिया का सबसे पुराना और प्रभावशाली संविधान जैसे उसमें से आता है। लेकिन ये संविधान एक दिन में नहीं बना था, बल्कि इसके पीछे जो लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया, विचारधारा, इसका संघर्ष करके ही इसको बनाया गया था। अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद एक नई शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था।
इसके संदर्भ में जो विचारधारा है वो निकल कर आई थी, फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट। इन दोनों गुटों के बीच गहरे मतभेद थे, लेकिन सरकार कैसी होनी चाहिए, किसे कितना अधिकार मिलना चाहिए और नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा कैसे की जानी चाहिए, इस पर इन लोगों के बड़े जो मतभेद हैं वो हमें देखने के लिए मिले थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बात करेंगे तो 1776 में अमेरिका ने ब्रिटेन की जो स्वतंत्रता प्राप्त की थी ना, वो 1781 में आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन संघ के अनुच्छेद इस पर लागू किए गए थे। लेकिन ये व्यवस्था बहुत ही कमजोर साबित हुई थी, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के पास बहुत कम शक्तियाँ होती थी, जबकि टैक्स लगाने की जो शक्ति है, स्थायी सेना रखने की क्षमता है, वो इनके पास नहीं होती थी। इस स्थिति को देखते हुए 1787 में फिलाडेल्फिया वॉफेक नाम से एक संवैधानिक सभा है ना, उसको लागू किया गया था, जहाँ पे नया संविधान तैयार किया गया था। इसी दौरान फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के जो बीच है ना, वो संघर्ष स्टार्ट हो गया था। अब इसके बारे में बात करेंगे। अब आप पूछोगे कि फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट कौन है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि एंटी फेडरलिस्ट फेडरलिस्ट कौन है, इनके क्या कर रहे थे और इन लोगों ने अपनी भूमिका राजनीतिक प्रणाली में किस प्रकार से निभाई थी। फेडरलिस्ट की बात करें तो फेडरलिस्ट वो समूह है जिसमें एक जो मजबूत जो केंद्रीय सरकार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनका समर्थन करती थी। तो फेडरलिस्ट आप ऐसे कह सकते हो, जो फेडरलिस्ट है वो केंद्र सरकार का समर्थन करती थी, सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है उनका समर्थन करती थी। तो इसके नेता कौन है? प्रमुख नेता अलेक्जेंडर हैमिल्टन और जेम्स मैडिसन और जॉन से। उनका मानना था कि एक सशक्त जो हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है ना, उसके देश को एकजुट हमें ये रख सकती है, ये आर्थिक तथा जो बाहरी खतरे हैं उससे भी हमें बचा सकती है। उन्होंने नए संविधान का समर्थन किया था और इसे जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने द फेडरलिस्ट पेपर्स है, इस नाम के जो लेखक हैं उसकी जो श्रृंखला है उसको भी प्रकाशित किया था। एंटी फेडरलिस्ट कौन थे, उनकी क्या चिंताएं थी? तो एंटी फेडरलिस्ट उन लोगों का समूह था जो राज्य को अधिक अधिकार देना चाहते थे और एक शक्तिशाली जो केंद्रीय सरकार इनके खिलाफ थे। तो आप ये समझ सकते हो, जो फेडरलिस्ट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होती है, जो एंटी फेडरलिस्ट है ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उनके साथ होती थी, और ये केंद्र सरकार के मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उनके खिलाफ होती थी। इनके प्रमुख नेता कौन है? तो पैट्रिक हेनरी, जॉर्ज मैनसन और सैमुअल हैडमेस। उनको डर था कि जो एक मजबूत सरकार, केंद्र जो सरकार है वो लोगों की निजी स्वतंत्रता है उसको छीन लेगी लोगों से और तानाशाही की ओर ये ले जा सकती है, तानाशाही करेंगे जनता के ऊपर। तो उनका सबसे बड़ा ये आग्रह था कि संविधान में बिल ऑफ राइट्स, जो अधिकारों की जो घोषणा है वो इसके अंदर शामिल होनी चाहिए, ताकि जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता वो सुरक्षित बनी रहे। संघर्ष का प्रभाव और परिणाम। तो संविधान को स्वीकृति मिली, लेकिन सुधार के साथ। तो फेडरलिस्ट जो संविधान है उसको लागू करने में हमें सफलता मिली, लेकिन जो एंटी फेडरलिस्ट है उसकी जो चिंता है, उनकी जो गंभीरता है, उनको मतलब उनकी चिंता को उनको गंभीरता से भी लिया गया था। बिल ऑफ राइट्स में क्या होता है, 1791 में इसको जोड़ा गया था बिल ऑफ राइट्स। तो इस संविधान में पहले 10वें संशोधन थे, जो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण, मुक्त प्रेस, इन सब की हमें गारंटी देता है। कौन देता है? बिल ऑफ राइट्स। शक्ति का संतुलन स्थापित हुआ। तो इस संघर्ष के कारण ही अमेरिका की जो सरकार है उसे 3 अंगों में डिवाइड किया गया, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इन सब की जो बीच की शक्तियां है ना उसके संतुलन को स्थापित किया गया। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का क्या वर्क रहता है भी के अधीन काम करने में, ये कौन कौन सा काम करती है? आप मुझे बताइए। ये लोग, इन लोगों को नियुक्त किया गया था किस किस कामों के लिए? ये हर बार जब भी पॉलिटिक्स, मतलब अब भी आप पॉल्स पढ़ते हो, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। इनफैक्ट आपने फर्स्ट ईयर, आप सिक्स सेमेस्टर में आ गए हो, 3rd ईयर में। ओके, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। इनकी शक्तियों के बारे में शॉर्ट में मुझे बता दीजिए। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। फेडरलिस्ट, तो फेडरलिस्ट और एंटी जो फेडरलिस्ट है उसमें डिफ्रेंशिएशन आपको समझ में आ गया कि इन दोनों का क्या वर्क है, किसके लिए ये लोग वर्क करते हैं, और इनके संघर्ष, जो इनके बीच में जो संघर्ष होने लगा था उसके क्या कारण थे। तो अमेरिकी संविधान के विकास में इन्होंने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया था। इस बहस ने संविधान की जो उसकी संतुलित है, उसकी जो लोकतांत्रिक जो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा है
उसको सुरक्षा करने वाले एक नया दस्तावेज बनाया गया था। फेडरलिस्टों की वजह से ही मजबूत सरकार बनी थी और एंटी फेडरलिस्ट की वजह से ही नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसको भी सुरक्षित किया गया था। तो ये संघर्ष ये दिखाता है कि स्वस्थ बहस और विरोध भी किसी भी देश के निर्माण करने के लिए सकारात्मक भूमिका ये लोग निभा सकते हैं। तो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट दोनों ने ये सकारात्मक भूमिका निभाई है जो अमेरिकी शासन है उसके लिए। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अमेरिकी संघीय व्यवस्था फेडरल जो सिस्टम है उसमें केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उनके बीच शक्तियों का जो बंटवारा हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, मतलब जानकारी देंगे। विश्लेषण का मतलब है जानकारी देना। और वर्तमान के समय में ये जो प्रणाली है ये किस तरह से अलग है उससे। एक सेकेंड। तो अमेरिका एक संघीय जो राष्ट्रीय व्यवस्था है उस जिसका मतलब होता है कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो दो स्तरों की सरकारें वहाँ पर काम करती है, केंद्रीय फेडरल सरकार और राज्य सरकार। तो इन दोनों सरकारों के जो अधिकार हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग तय की गई थी, डिसाइड की गई थी। अमेरिका की यही व्यवस्था 1787 के जो संविधान है उससे स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य था कि सत्ता का जो संतुलन है वो हम कैसे बना सकते हैं ताकि ना तो कोई केंद्र सरकार अपनी जो बहुत ताकतवर हो सके, तो वो लोग इस तरह से मैनेज कर देते ना जो शक्तियाँ हैं, जो सरकार की जो शक्तियाँ ना केंद्र सरकार के पास ज़्यादा हो सके और ना राज्य सरकार के पास, दोनों के पास इक्वली जो राइट्स हैं वो उनको मिल सके ताकि कोई भी जो सरकार है वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ था, तो अमेरिकी जो संविधान है उसमें केंद्र और राज्य सरकार के जो अधिकार हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, उसको भी हम देखेंगे। संविधानोत्तर शक्तियाँ, तो इनवॉल्टेड जो पावर्स हैं उसके बारे में। तो ये जो शक्तियाँ हैं ये केवल केंद्र सरकार द्वारा दी गई थी। इसमें जिसकी बात है विदेशी देशों से इन्होंने संबंध बनाने स्टार्ट किए थे और ये इन्होंने मुद्रा छापना है, जो नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सारे लागू करना ये इनके हाथ में था। ये सब केंद्र सरकार के हाथ में था। और युद्ध और जो शांति की घोषणा है वो भी इनके अंडर में आती थी। उसके लिए जितने भी निर्णय लेने थे तो वो यही लोग लेते थे। उसके अलावा जो अंतर्राज्यीय जो इंटरनेशनल जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल जो पावर्स होती है वहाँ का जो व्यापार होता है उसको नियंत्रित करना, तय करना है कि किस प्रकार से करना है। तो ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये केंद्र सरकार के अंडर में आती थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में तो रिजर्व पावर्स बोलते हैं। संविधान के जो 10वें संशोधन है उसके अंदर में बताया गया था कि शक्तियां संविधान को केंद्र सरकार को ये नहीं दी गई थी जिसमें राज्य सरकार के पास ही आती थी। अब वो कौन सी थी? शिक्षा का संविधान। आपने देखा होगा शिक्षा हर जो स्टेट है उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो अलग अलग है, स्टेट्स की अलग अलग है, क्योंकि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो अलग अलग है। हर राज्य के शिक्षा मंत्री अलग है। वहाँ के लोग वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार से कौन से चेंजेस करने हैं। शिक्षा का अधिकार, पुलिस व्यवस्था, बाकी पुलिस व्यवस्था उसके बारे में भी हमारी जो राज्य सरकार है वही निर्णय लेती थी। और राज्य स्तर का स्वास्थ्य सुरक्षा, इसके बारे में भी अधिकार, सारे जो शक्तियाँ वो इनके पास थी। वहाँ के जो स्थानीय जो कानून बनाना होता है, स्थानीय रूप से जो भी कानून में चेंजेस करने होते हैं वो भी यही काम करती थी। तो ये सब सारे काम ये राज्य सरकार के अंडर में ही आते थे। संयुक्त शक्तियाँ, तो कंकरेंट जो पावर्स हैं वो कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के पास होती थी। जैसे कर वसूल करना, ये केंद्र सरकार के पास भी है, ये राज्य सरकार के पास भी है। जो केंद्र सरकार है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस हैं वो लागू करके वो हमारे कर वसूल करती थी। और जो स्टेट सरकार, जो हमारी राज्य सरकार है, वो कुछ ऐसे टैक्सेस लगाती थी जो स्टेट के अंडर में आते थे। तो ये जो सारे काम है ये केंद्र सरकार में भी आती हैं और राज्य सरकार में भी आती हैं। तो कानून बनाना और उसका पालन कराना ये भी दोनों के अंडर में ही आता है। और अदालतें स्थापित करना, लोगों के लिए जितनी भी ये अदालतें हैं, ऐसे कितनी सारी जो अदालतें हैं वो सारी स्थापित करना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और हर स्टेट में अलग अलग अदालतें होती हैं, तो इन सारी अदालतों को स्थापित करना है। ये दो तो हमारी मेन अदालतें हैं, सबको पता होगी। शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था, तो संवैधानिक जो सर्वोच्चता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अमेरिका के जो संविधान है इन दोनों की जो दोनों स्तरों की जो सरकार है वो सरकार मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ नहीं होगा। जबकि जांच और संतुलन जो चेक एंड बैलेंस है, अगर कोई सरकार अपनी सीमाएं लांघती है तो दूसरी सरकार या अदालत उसको रोक भी सकती है। तो ये इन दोनों के बीच में संतुलन बनाया गया था।
कि ये बताया गया था कि संविधान, ये दोनों सरकारों की क्या, जो ये दोनों स्तर की सरकारें ये मानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि अगर दोनों की जो कानून की व्यवस्था है इसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। कानून सबके लिए इक्वल है, चाहे वो कोई भी हो। ये प्रणाली आज के समय में प्रसंग, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसको पढ़ लिया, उसमें बता दिया। अब जो सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था कि ये प्रणाली आज के समय में प्रासंगिक कैसे है, उसके बारे में बताना है। तो हाँ ये प्रणाली आज भी बहुत प्रासंगिक है। इसके कई कारण है। स्थानीय जो जरूरत है उसके अनुसार नीतियां बनाना। तो हर राज्य की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरत है ना, वो अलग अलग होती है, हर राज्य की अलग होती है। जैसे दिल्ली की अलग है, यूपी की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, आंध्र प्रदेश की अलग है। तो हर राज्य की जो संयुक्त, जो राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो जरूरतें हैं वो अलग अलग होती हैं। हर स्टेट की अलग अलग पोजीशन होती है। तो संघीय प्रणाली राज्य को अपनी जरूरत के अनुसार कानून बनाने की हमें एक आज़ादी देती है। फर्स्ट पॉइंट हो गया स्थानीय जरूरत के अनुसार नीतियां बनाना। और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ये प्रणाली सत्ता के जो केंद्र में जो सीमित है उनको रखती है, जिसमें लोकतंत्र, इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है और लोगों की जो सरकार है ना, वो जो लोगों की जो सरकार तक पहुंचना हमें आसान हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपातकालीन स्थिति में लचीलापन। तो जैसे कोविड-19 महामारी आई थी, इसके दौरान कुछ राज्यों ने अपने तरीकों से स्वास्थ्य जो सेवाएं उसको संचालित, उसको स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो संघीय जो प्रणाली है उस, तो इसके अंदर संघीय जो प्रणाली है, इसकी जो ताकत है उसको भी दिखाया गया था। वहीं राजनीतिक विविधता और जो प्रयोग की स्वतंत्रता है उसके बारे में बात करेंगे। तो राज्य अपने स्तर पर अलग अलग जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उसको लागू करके, जैसे कि जो कैलिफोर्निया और पर्यावरण में जो नीति और टैक्स में टैक्स नियम बनाए गए थे। उसके अलावा बात करते हैं, हमारा फिफ्थ पॉइंट है संतुलन बनाए रखने की चुनौती। तो जब कभी कभी इसे राज्य और जो केंद्र सरकार है उनके बीच टकराव होता है, उनके बीच तनाव होता है, संघर्ष होते हैं। तो इसमें जो प्रवास नीति है, जो शिक्षा नीति है और जो बंदूक नियंत्रण के जो मामले हैं, वो फिर भी अदालत और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो संतुलित करके बनाए रखने में ही हमारी मदद भी करती है। इसके बाद निष्कर्ष देखते हैं इसका, कंक्लूजन। एंड में आपको जो आंसर है ना, आंसर का जो कंक्लूजन है वो जरूर लिख कर आना है। अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो एक मजबूत और जो संतुलित प्रणाली है। उससे देश की जो विविधता है, देश की जो विविधता है, लोकतंत्र, वहाँ का जो प्रशासन की जरूरत है उसको ध्यान में रखती है। और ये प्रणाली सत्ता का विकेंद्रीकरण करके नागरिक की जो अधिक अधिकार है वो उनको देती है, जिसमें से उन्हें जो उनकी सरकारें हैं वो उससे जोड़ के रखती है। और आज के बदलते समय में जब समस्याएं वैश्विक, मतलब विश्व स्तर पर और जो स्थानीय, जो दोनों स्तर पर सामने आ रही हैं, तब ये जो संघीय प्रणाली है और ये और भी प्रासंगिक हो जाती है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ब्राजील के जो संवैधानिक विकास है, 1988 के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और महत्व के बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में जांच करेंगे। उसकी विशेषता और महत्व है वो किस प्रकार से हुआ और विकास किस प्रकार से हुआ है ब्राजील के बारे में। हमने ब्रिटेन की बात कर ली, हमने अमेरिका जो राष्ट्र संयुक्त अमेरिका है उसके बारे में बात कर ली। इसको पूरा जो चैप्टर इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहते हैं आपको कि जो आपका जो पूरा चैप्टर है उसमें एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बताया गया है, मेन क्या पॉइंट्स है। तो इन क्वेश्चन के थ्रू आपका जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको सेपरेट ठीक डिटेल्स में पढ़ना है तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट की हर एक वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हो आराम से। अभी आपका एग्जाम आई थिंक 23 में एग्जाम है, तो आप इजीली आप देख सकते हो अगर देखना चाहते हो, वरना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, ये आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके ऑप्शन में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्राजील की जो बहुदलीय प्रणाली है उसकी जो राजनीतिक स्थिरता है, उसके सरकार जो गठबंधन पे जो सरकार जो गठन है उसका क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय देखेंगे, हम परिचय लिखते हैं। तो ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा और प्रमुख देश है। इसमें समय समय पर कई जो संविधान है उसको अपनाया गया था। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण संविधान है वो 1988 का, इसमें जो नागरिक संविधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? नागरिक संविधान के नाम से। ये संविधान ब्राजील में लोकतंत्र की जो पुनर्स्थापना है ना, पुनर्स्थापना मतलब दोबारा से स्थापन करना,
उसका प्रतीक माना जाता है। जब देश ने सैन्य शासन से नागरिक शासन की जो और कदम बढ़ाया था, तो उस टाइम में जिस संविधान ने न केवल ब्राजील के संवैधानिक ढांचे हैं उसको फिर से स्थापित किया था, बल्कि इसके द्वारा कई जो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो भी पेश की गई थी इसमें। और ब्राजील की जो बहुदलीय प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली क्या होती है? देखो, एक दलीय का मतलब होता है इसमें सिर्फ एक ही सरकार शासन कर रही है, आपके पास वोटिंग, आपके पास ऑप्शन में कोई और जो दलीय प्रणाली है, जो पार्टी सिस्टम है, वो ऑप्शन में कोई होता नहीं है। आपको ना, अगर वो सरकार ठीक से शासन कर रही है तब भी आपको उनको ही वोट देना है, अगर नहीं कर रही है तब भी आपको उनको वोट देना है। दो दलीय प्रणाली जो टू पार्टी सिस्टम होती है, तो एक आपकी जो सरकार है वो होती है और दूसरी तरफ होती है विपक्षी सरकार। जो कोई भी एक जो सरकार जो पार्टी है वो जीत जाती है, वो आपकी जो सरकार बन जाती है, और दूसरी फिर वो विपक्षी पार्टी प्रणाली बन जाती है। लेकिन जो बहुदलीय पार्टी सिस्टम होती है, जो बहुदलीय प्रणाली होती है, उसमें कई पार्टियां होती हैं। एक दो पार्टीज नहीं होती, काफी सारी पार्टियां होती हैं। बाकी सारी पार्टियां विपक्षी दल का काम करती हैं। तो एक दलीय जो प्रणाली है ना, वो कहाँ पर लागू होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और बहुदलीय प्रणाली ये कहाँ पर लागू होती है, ये दोनों कमेंट बॉक्स में बताइए किस कंट्री में होता है। ठीक है, तो जो बहुदलीय इसने राजनीतिक स्थिरता और जो सरकार गठन पे काफी प्रभाव डाला था, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे किस प्रकार से प्रभाव डाला है। तो ब्राजील के 1988 के संविधान की जो विशेषताएं हैं, तो ब्राजील का जो संविधान है वो नागरिक अधिकार, उसके लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, उन सब की रक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट का उद्देश्य ये था कि इन सब की लोकतंत्र की, स्वतंत्रता की और जो सामाजिक न्याय, उन सब की लोगों के जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए इसको बनाया गया था। ये जो संविधान है ये उन घटनाओं का परिणाम था जब ब्राजील पर कई वर्षों तक सैन्य शासन ने शासन किया था। 1988 के संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक शासन की बहाली। तो 1988 के जो संविधान है उसमें ब्राजील में 1988 के संविधान में ब्राजील ने लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया था। और ये संविधान सैन्य शासन के बाद जो नागरिक अधिकार है, वहाँ का जो लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए लोगों ने उसकी सुरक्षा भी की थी। संविधान ने राष्ट्रपति चुनाव, संसद की स्वतंत्रता और स्वतंत्र न्यायपालिका को भी इसमें बढ़ावा दिया था। लोकतांत्रिक शासन की इस तरह से ग्रोथ हुई थी, इस तरह से उनका विकास हुआ था। तो मानव अधिकारों की सुरक्षा उन्होंने किस प्रकार की थी? तो जो 1988 का संविधान है ना, उसमें मानव अधिकार की सुरक्षा है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो दी गई थी, समानता और सामान्य जो सामाजिक न्याय है उसके सिद्धांत को भी इससे जोड़ के रखा गया था। जो संवैधानिक ब्राजील के नागरिक है उनकी बुनियादी अधिकार है उसके बारे में भी बताया था, ऐसे कि शारीरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष, धर्म के नाम पर जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहे थे धर्म जाति के नाम पे, तो उसको भी दूर किया गया था। संवैधानिक न्यायपालिका, तो संविधान में जो न्यायपालिका है उसको एक स्वतंत्र और सशक्त भूमिका दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो संवैधानिक मामलों में अंतिम निर्णय देने का जो अधिकार दिया गया है, साथ में ही संवैधानिक जो न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी, जो संविधान की शुद्धता और अधिकारों की सुरक्षा में ये इसकी देखरेख भी करती है। सामाजिक अधिकारों का विस्तार, तो सामाजिक अधिकार में क्या होता है? संविधान में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा है। और जो श्रमिक अधिकार, जो मजदूरों को जो अधिकार है, वो जैसे सामाजिक जो आर्थिक अधिकार है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया था। उनका काम था कि ब्राजील के जो नागरिक हैं उनके लिए एक सामाजिक कल्याण की जो प्राथमिकता है, सबसे पहले उनको सामाजिक कल्याण, जो सामाजिक रूप से उनका कल्याण के हेतु जो कार्य करने हैं उसको प्राथमिकता दी गई थी, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रायोरिटी माना गया था। और जो गरीब वर्ग के लोग हैं ना उनके कल्याण के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई थी, जिससे जो उनकी योजनाओं को बढ़ावा मिल रहा था उनके कल्याण करने, उनके हेतु के लिए, उनकी भलाई के लिए। संतुलित संघीय व्यवस्था, तो ब्राजील का जो 1988 का संविधान है उसके अंदर संघीय ढांचे का अनुसरण उसके बारे में बताया गया था, जिसमें राज्य और जो संघीय सरकार है उसके बीच शक्तियों का संतुलित मतलब डिसाइड किया गया था, उनको मैनेज करके सुनिश्चित किया जाता था। राज्य को अपनी नीतियां बनाने और उनके कार्य करने की उनकी स्वतंत्रता दी गई थी उनको, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय संविधान की जो सीमा है उसके भीतर रहकर ही उन्हें कार्य करना था। राजनीतिक और चुनावी सुधार में क्या, तो इस संविधान में चुनावी प्रणाली में सुधार किए गए थे, जिसमें महिलाएं और जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनके लिए प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया था। और ये संविधान बहुदलीय प्रणाली की ओर बहुत ही अग्रसर थी, उनकी तरफ जा रही थी, और उन्हें राजनीतिक दलों के जो समान अवसर है वो भी प्राप्त करना इनका काम था।
बहुदलीय की ब्राजील की जो बहुदलीय प्रणाली है उसका राजनीतिक स्थिर और सरकार गठन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्राजील की बहुदलीय प्रणाली जिसमें कई राजनीतिक दल होते हैं, इसमें देश की राजनीति ये विशेष पहचान बन चुकी थी, जबकि जो प्रणाली है ये राजनीतिक सक्रियता, विविधता और इस सब का प्रतीक बन चुकी थी। इसमें से कुछ चुनौतियां पेश करते हैं। तो विविधता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुदलीय प्रणाली है, इसका ये कारण था कि ब्राजील की जो राजनीति है उस सभी में जाति, धर्म, क्षेत्र और सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं इन लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। ये जो नागरिक है ना, उनके विभिन्न जो आकांक्षाएं, उनके जो अधिकार है उनको सम्मान दे देते। जबकि जो कभी कभी जो राजनीतिक निर्णय है उसको भी जटिल बना देते, मतलब उसको मुश्किल बना देते थे, क्योंकि इन दलों के बीच जो समझौते की जो आवश्यकता है वो जरूरी होती थी। दूसरा पॉइंट है सरकार गठन में जटिलता। तो क्या मुश्किल आई थी। बहुदलीय जो प्रणाली है उसके कारण ब्राजील में अक्सर गठबंधन की सरकारें ही बनती थी। तो चुनाव में कई दल जो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते थे, उन्हें सरकार गठन में समझौते और गठबंधन की जो आवश्यकता होती थी, जिसमें सरकार की जो स्थिरता में ना कभी कभी कमी भी आ जाती थी। और जो राजनीतिक निर्णय है उसको राजनीतिक निर्णय है वो भी बहुत स्लो होते गए थे। तो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो विभिन्न दल के जो बीच गठबंधन बनाने की जो आवश्यकता होती है, इससे नीति निर्माण में कई बार लंबा समय भी लग जाता है। राजनीतिक स्थिरता और टकराव, तो इसमें क्या होता है, बहुदलीय जो प्रणाली है ना, जो हर दल की अपनी जो प्राथमिकता है वो हर दल की जो अपनी जो प्राथमिकता है वो दिखाती है। जो सरकार के गठन के बीच जो टकराव का एक कारण भी बन सकती है। जबकि कई दल मिलकर जो सरकारें बनाते हैं तो उनमें सत्ता के जो बंटवारा है उसको लेकर काफी मतभेद होने लगते हैं उनके बीच में। इससे जो राजनीति में अस्थिरता जो रुकावट है वो उसके खतरे का भी उनके लिए खतरे और डेंजरस हो सकता है, खतरे के निशान हो सकता है। जिसमें राजनीतिक स्थिरता है ना, इनके लिए खतरा रहता है इसके लिए। तो संबंधित जो दल है उसका क्या प्रभाव है। तो ब्राजील में राजनीतिक जो दल जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा हो गया था, जिसमें सरकार बनाने राजनीतिक दल में एजेंडा को जो लागू करने ने विभिन्न दल के साथ समझौता करना पड़ता था। कभी कभी क्या होता था कि जो गठबंधन की सरकार है ना वो स्थिर हो जाती थी, जैसे सरकार की जो दीर्घकालिक स्थिरता है उसको भी ये प्रभावित करता था। लोकप्रियता का संकट में क्या बात हुई थी। तो कई दल है उसके मौजूद होने के कारण सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखने में मुश्किलें आती थी। इसके परिणाम स्वरूप हमें ये मिला था कि कभी कभी सरकार का जो प्रदर्शन है और प्रशासनिक जो फैसले हैं लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाते थे, और राजनीतिक जो असंतोष है ना उसका एक कारण भी बन सकती थी। निष्कर्ष की बात करें तो ब्राजील का 1988 का जो संविधान है उसमें एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसने देश में लोकतंत्र और नागरिक अधिकार है उसकी सुरक्षा को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको रखा गया था। इसने राजनीतिक प्रक्रियाओं को इजी मतलब सरल वे में अधिक समावेशी बनाया था, जबकि सामाजिक आर्थिक जो अधिकार है उसको उसका विस्तार पूर्वक से पालन भी किया था। तो हालांकि ब्राजील की जो बहुदलीय प्रणाली है उसने सरकार के गठन में काफी सारी जो मुश्किलें हैं वो पैदा हो गई थी, जबकि जो कभी कभी राजनीतिक स्थिरता है इसके अंदर भी समस्याएं आई थी। फिर भी ये प्रणाली लोकतंत्र के लिए आवश्यक एक पहलू बन गई थी, जो विविधता और समावेशिता को बढ़ावा भी देती है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रूस के जो 1993 के संविधान की जो विशेषताएं हैं और उसकी जो शक्ति का पृथक्करण, तो डिवाइडेशन है उनकी शक्तियों का, उस प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, रूस की राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली और संसद की जो चुनाव प्रणाली है उन दोनों के बीच में तुलना करेंगे, कंपैरिजन करके उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं, परिचय। रूस का जो संविधान है वो 1993 में इसको अपनाया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेन पॉइंट है कि रूस का जो संविधान है वो 1993 में इसको अपनाया गया था, जब ये सोवियत संघ इसके मतलब विघटन इसके बाद एक जो नया राजनीतिक ढांचा है उसको तैयार किया गया था। इस संविधान ने रूस को एक संघीय लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो राज्य है वो घोषित किया था। इसमें शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब डिवाइडेशन, हर किसी की पावर को मतलब निपटा के, मतलब जो रूस की जो पावर्स है वो हर जैसे सरकार की जो भी शक्तियाँ होती हैं वो लोग डिवाइड करते हैं, कार्यपालिका ये करेंगी, विधायिका ये करेंगी, न्यायपालिका का ये काम होगा। तो वैसे ही इन लोगों ने अपनी जो शक्तियों को पृथक करना है उसको डिवाइड किया था। कैसे, राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण भूमिका है
और संसद फेडरल जो असेंबली है इसकी भूमिका को स्पष्ट रूप से इन लोगों ने तय किया था, डिसाइड किया था। इसको हम जो 1993 के संविधान है उसकी जो विशेषता है, उसकी जो शक्तियों का पृथक्करण है, इसको अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो जो 1993 के संविधान की विशेषता है उनकी शक्तियों का पृथक्करण, तो वो कैसे था? जो रूस का संविधान है वे एक आधुनिक, लिखित और कठोर संविधान है। फर्स्ट पॉइंट है संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर। तो जो रूस तो 89 जो संघीय जिनकी इकाई है उसका एक संघीय राज्य है, जिसमें गणराज्य, प्रदेश, क्षेत्र, संघीय नगर, ये सारे इसके अंदर शामिल है। और रूस जो है वो जो रूस का संविधान है उसके अनेक अधिकार और केंद्र सरकार के बीच में संतुलन बना के वो तय किया गया। इनकी शक्तियों को जो पृथक्करण है वो इस तरह से किया गया कि दोनों के जो अधिकार, जिन लोगों के अधिकार हैं वो इक्वली रहे, किसी के पास ज़्यादा शक्तियाँ ना हो कि उन शक्तियों का वो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। शक्तियों का पृथक्करण तो वो कैसे किया था? संविधान में जो सरकार की शक्तियां हैं वो 3 मुख्य भागों में इसको बांटा गया। कार्यपालिका जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। विधायिका, तो विधायिका में जो संघीय विधानसभा है ना, फेडरल असेंबली है, जिसमें 2 सदन होता है, राज्य ड्यूमा मतलब स्टेट ड्यूमा जो निचला सदन होता है, और संघीय परिषद होता है, फेडरेशन काउंसिल जो ऊपरी सदन कहलाता है। न्यायपालिका में क्या था? संवैधानिक जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, और अन्य जो सारे जो न्यायालय हैं जो मतलब न्याय करते हैं, न्याय से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी जो न्यायपालिका में आती हैं। अदालतें वगैरह तो सारी ये न्यायपालिका के अंडर में ही आती हैं। कार्यपालिका क्या है? ये जो नियम वगैरह हैं उन सबको बनाती है। और विधायिका है ये सुनिश्चित करती है कि कौन हमारे जो नियम है उनका पालन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, वो ध्यान में रखती है। और जो भी नियम का पालन नहीं करता उनके खिलाफ न्यायपालिका उन्हें दंडित करती है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या है? तो राष्ट्रपति उस जो रूस का सर्वोच्च नेता होता है वो राष्ट्र के रूप से प्रमुख होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो सरकार के प्रमुख होता है। तो ये सेना का भी प्रमुख होता है, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है, संसद को ये भंग भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ये सारी शक्तियाँ हैं। क्या क्या शक्तियाँ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक रूस का सर्वोच्च नेता माना जाता है, वो नेता होता है, ये सेना का प्रमुख भी होता है, और साथ में ये जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति भी ये खुद ही करता है, ये संसद को कभी भी भंग कर सकता है, और विदेश नीति भी यही बनाता है। और महत्वपूर्ण जो कानून है उस पर हस्ताक्षर, जो कानून है, कोई भी बिल पास करना है तो इनके हस्ताक्षर के बिना वो जो बिल है या कोई भी कानून है वो पास नहीं हो सकता। तो उसको पास करने के लिए महत्वपूर्ण कानून उस पर हस्ताक्षर करते हैं तभी वो पास होता है। मानवाधिकारों की सुरक्षा, तो जो संवैधानिक नागरिक है उनको जीवन, स्वतंत्रता, समानता, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके जो मूल अधिकार हैं वो मानवाधिकार के अंडर में ही दिए जाते हैं। संवैधानिक न्यायालय की भूमिका, तो संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको बनाए रखने के लिए संवैधानिक जो न्यायालय हैं वो ये सारे कार्य देते हैं। वो संसद और राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून के संविधान के अनुरूप ही कार्य करते हैं। शक्तियों का संतुलन और नियंत्रण, हालांकि जब संविधान में 3 अंग स्वतंत्र हैं, ऐसे, लेकिन जो राष्ट्रपति है ना उसके पास एक विशेष अधिकार होता है, जिसमें कार्यपालिका की जो शक्ति है वो अन्य अंगों पर अधिक प्रभावशाली भी बन जाती है। ये रूस की सत्ता की व्यवस्था की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि रूस की जो राष्ट्रीय चुनाव प्रणाली है और जो संसद चुनाव प्रणाली है उनके बीच में तुलना करेंगे। तो दोनों के देख लेते हैं क्या बात करनी है कि किसके बीच में हो रही है, राष्ट्रीय चुनाव प्रणाली और संसदीय चुनाव प्रणाली के बारे में। तो इसका मेन पॉइंट है कि ये प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार है, डायरेक्ट यूनिवर्सल जो बहुमत होती है, और बहुमत प्रणाली यदि पहले दौर में कोई उम्मीदवार 50% से ज़्यादा अधिक वोट नहीं पाता है तो वो दूसरे दौर में रन ऑफ हो जाता है। और संसदीय चुनाव प्रणाली में क्या है कि मिश्रित प्रणाली है, मिक्स सिस्टम है, इसमें आधी सीटें पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और आधी सीटें एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से, इन सब से मिलती हैं। और कार्यकाल इनका क्या है, जो राष्ट्रीय प्रणाली है इसका 6 वर्ष, पहले 4 वर्ष था लेकिन 2008 में इसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है।
रूसी नागरिक 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र, कम से कम 25 वर्ष से रूस में निवास कर रहे होंगे, वही रूसी नागरिक इसकी योग्यता, मतलब जो राष्ट्रपति, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली की और संसद चुनाव। तो राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली में कि जो रूसी नागरिक है ना, जो 35 वर्ष से या उससे अधिक उम्र वाले होने चाहिए, कम से कम वो 25 वर्ष से रूस के नागरिक होने चाहिए, वहाँ पर निवास करने वाले होने चाहिए, तभी इसके लिए वो योग्य होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो संसदीय प्रणाली है उसमें क्या है, 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो 25 वर्ष या 20 वर्ष या 10 वर्ष रूसी नागरिक हो या नहीं हो, लेकिन वो इसके लिए चुनाव लड़ सकता है। 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। चुनाव का उद्देश्य, तो राष्ट्र के प्रमुख है प्रेसिडेंट, उसका चुनाव होता है। इसमें निचले सदन के जो 450 जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। राजनीतिक महत्व क्या है कि जो राष्ट्रपति रूस में सबसे शक्तिशाली एक व्यक्ति होता है। इसे विदेश नीति, सेना और कार्यपालिका है, इन सब का इसके ऊपर नियंत्रण रहता है, इन सबको ही नियंत्रित करता है। लेकिन रूस जो है वो जो संसद है वो कानून बनाती है, सरकार पे वो नज़र रखती है, लेकिन राष्ट्रपति के मुकाबले उनकी शक्तियाँ सीमित होती है, लिमिटेशन में होती हैं राष्ट्रपति के मुकाबले। तो प्रमुख दलों की भूमिका क्या है, उम्मीदवार व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ते हैं, हालांकि जो इसमें पार्टी समर्थन भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो इसमें है राजनीतिक दल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त करने के लिए पार्टी चुनाव ही लड़ती हैं। मुख्य अंतर है कि राष्ट्रपति चुनाव व्यक्ति केंद्रित है, जबकि जो संसदीय ये चुनाव पार्टी केंद्रित होता है। और जो राष्ट्रपति है वो रूस में सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली नेता माना जाता है, जबकि संसद की शक्तियाँ एक लिमिटेशन में होती हैं, खासकर जब राष्ट्रपति के पास अधिक राजनीतिक प्रभाव हो। ओके, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि रूस का जो 1993 में जो संविधान देश में शक्तियों का वितरण और उसके संतुलन सुनिश्चित करने के लिए उसका प्रयास किया गया था। लेकिन राष्ट्रपति की जो असाधारण शक्तियाँ हैं इसमें कार्यपालिका अपेक्षाकृत अधिक मजबूत बन जाती है। वहीं चुनाव प्रणाली की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव और संसदीय चुनाव दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत ही कार्य करती हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही आती है। लेकिन इन दोनों में इनकी प्रक्रिया, इनके उद्देश्य, इनके प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, जो मैंने अभी टेबल के थ्रू आप लोगों को समझा दिया है, तो वो देख लेना। राष्ट्रपति का चुनाव है वो व्यक्ति और नेतृत्व के आधार पर ही होता है, जबकि संसद का चुनाव है वो राजनीतिक दल के विचार, उनके कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। दोनों में बहुत सारे उनकी शक्तियों में, उनके कार्यकाल में, उनके उद्देश्यों में डिफरेंसेस हैं। तो आप देख लेना, टेबल में सारा समझ में आ जाएगा एक बार आप पढ़ लोगे तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चीन के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों के क्या प्रावधान थे, क्या क्या सॉल्यूशन थे। परिचय देते कि चीन का जो संविधान है वो पहली बार 1954 में इसमें बना था, लेकिन जो मौजूदा संविधान है वो 1982 में 1982 में इसको अपनाया गया था, जिसे समय समय पर इसको संशोधित किया जाता था। संविधान चीन की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है उसके आधार पर इसको बनाया गया था। चीन खुद को साम्यवादी कम्युनिस्ट राज्य कहता है, लेकिन संविधान में नागरिकों के अधिकार, उसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ताकि नागरिक और राज्यों के बीच जो संबंध है वो तय किए जा सके। तो इस आंसर में हम इनके मौलिक अधिकार, इनके प्रावधान, इनके कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चीन में जो नागरिक को दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। चीन में नागरिक के जो अधिकार हैं उनके पश्चिमी लोकतंत्र की वो पश्चिमी जैसे देश है ना, लोकतंत्रों की तरह वो ये लोग स्वतंत्र नहीं होते हैं। कैसे, वहाँ पे जो साम्यवादी पार्टी है ना, उनका ही प्रभुत्व, उनका ही शासन चलता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राज्य का नियंत्रण अधिक होता है। फिर भी संविधान में कई अधिकार हैं, उनका उल्लेख मतलब उनको देखने को मिलता है। तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, तो सभी नागरिक कानून के सामने समान माने जाते हैं, चाहे उनकी राष्ट्रीयता, जाति, लिंग, पेशा, सामाजिक पृष्ठभूमि, धर्म या शिक्षा कुछ भी हो। जो कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं। समानता का अधिकार था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था, तो राइट टू पर्सनल फ्रीडम, किसी भी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार, हिरासत या तलाशी उसकी नहीं ली जा सकती। जबकि पास एक अरेस्ट वारंट से बोलते हैं ना कि किसी घर की तलाशी लेनी तो सर्च वारंट होना चाहिए, अगर इनको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट वारंट होना चाहिए। तो किसी भी नागरिक को अगर आपको अरेस्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। उनके घर की तलाशी करने के लिए उसके सर्च वारंट होना चाहिए, तभी आप किसी के घर की तलाशी ले सकते हो। किसी को अगर अरेस्ट करना है तो आप अरेस्ट वारंट होना चाहिए आपके पास। अगर से किसी फीमेल को अरेस्ट करते हैं तो फीमेल जो कांस्टेबल है वो साथ में होना चाहिए, और मेल अगर
मेल को करते हैं, लेकिन मोस्टली बात होती है कि फीमेल को जो जो अरेस्ट करते हैं तो हमारे पास फीमेल कांस्टेबल साथ में होनी चाहिए। तो ये सारे नियम जो इसे लागू किए गए हैं, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना ज़रूरी है। तो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो मिलता है इसके अंदर। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, तो इसमें क्या है कि जो नागरिक को बोलने, प्रकाशित करने, बैठक करने और रैलियां करने और संगठन में शामिल होने का भी उनको अधिकार है। लेकिन ये सभी अधिकार पार्टी और सरकार के नियंत्रण में ही होते हैं, यानी राज्य की जो आलोचना है, उनकी जो सीमाएं वो इसके अंडर में ही तय की गई हैं। फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस, इन सब की स्वतंत्रता भी दी गई है, लेकिन पार्टी के नियंत्रण में रह के, तो पार्टी और सरकार के नियंत्रण में रहकर ही हो सकता है ये। धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो नागरिक को धर्म मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो धार्मिक जो गतिविधियां हैं उस पर सरकार की सख्त निगरानी भी रहती है। मतलब ये नागरिकों के पास ये चॉइस होती है कि वो अपना धर्म माने या ना माने, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जो धार्मिक जो गतिविधियां होती हैं, सरकार की उन पर सख्त निगरानियां वो रखती हैं। तो आपको मिलता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको स्वतंत्रता होता है कि आप किस धर्म को मान रहे हो, किस धर्म को नहीं मान रहे हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी आपकी जो धार्मिक जो गतिविधियाँ होती रहती हैं उस पर आपकी निगरानी रहती है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक स्वतंत्रता, तो इसमें क्या है कि चीन के जो नागरिक हैं उनको शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी जो क्षेत्र हैं उनमें हिस्सा लेने और विकास करने का उनको पूरा अधिकार दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अधिकार, तो राज्य नागरिकों को वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी और जो अन्य जो कठिनाइयाँ हैं उस कठिनाइयों के समय में उनको जो सहायता है वो देने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसे कोई वृद्धावस्था में तो उनके लिए उनकी हेल्प की जाती है, बीमारी में, बेरोजगारी में, तो इन सभी कठिनाइयों में उनका साथ दिया जाता है। कार्य का अधिकार, राइट टू वर्क, हर नागरिक को काम करने, उचित वेतन पाने और काम के जो सुरक्षित माहौल है उसमें काम करने का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुझाव और शिकायत देने का अधिकार। तो नागरिक जो हैं वो सरकार के खिलाफ शिकायत और सुझाव दे सकते हैं, लेकिन ये अधिकार भी एक लिमिटेशन, मतलब एक लिमिट में आपके पास मौजूद होता है, क्योंकि ये खुले विरोध या सरकार की जो आलोचना है ये हमें उसकी अनुमति नहीं देता है। चीन में नागरिकों के मुख्य कर्तव्य क्या है, तो सिर्फ अधिकारी नहीं, चीन का जो संविधान है नागरिकों पे वो कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों पे भी डालता है, जिसका पालन करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। देशभक्ति, हर नागरिक का पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने देश से प्रेम करे, अपनी जो राष्ट्रीय एकता है उसको बनाकर रखे और अपनी जो मातृभूमि है उसकी वो रक्षा करे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही पॉइंट होता है अपने देश के प्रति। कानून का पालन करना, तो सभी नागरिकों को संविधान और कानून का पालन करना चाहिए और ये सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहिए, अपने कानून का पालन करना चाहिए। हमारा जो संविधान है उसके तहत जितने भी जो आर्टिकल्स है, जितने भी लॉज है संविधान में बताए गए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा में भाग लेना, तो जो सभी नागरिक हैं देश की सुरक्षा में उनको अपना योगदान देना चाहिए, जब ज़रूरत हो तो सैन्य सेवा भी करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, तो सरकारी और सार्वजनिक संसाधन है उसका संरक्षण करना चाहिए, हर नागरिक का ये कर्तव्य होता है। करों का भुगतान, तो नागरिक को ये कानूनी रूप से ये निर्धारित करके इसको समय समय पर चुकाना चाहिए। जो भी आपके टैक्स, जो भी आपके जो कर होते हैं, जो चुकाने होते हैं, जो किस पे कर लगाए, GST वगैरह, मतलब कोई भी आप बिजनेस करो तो फिर आप उसके लिए आप कर देते हो, तो ये जो सारे कर हैं ये आपको जो आपका टाइम पीरियड दे रखा है कि इस टाइम में आपको इसको सबमिट करना है, तो उस टाइम में आपको सबमिट करना चाहिए। परिवार का सम्मान, तो बुजुर्गों का सम्मान और परिवार की जो देखभाल है वो करना भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक कर्तव्य माना जाता है इसमें। तो रिस्पेक्ट फॉर फैमिली, विशेष ध्यान ये देने योग्य बात है, तो जब संविधान में कई अधिकार हमें लिखे गए हैं लेकिन व्यवहार में चीन इन अधिकारों पे सख्त नियंत्रण रखता है, वो ध्यान रखता है इन सभी अधिकारों का। सरकार और साम्यवादी जो पार्टी है उसकी सर्वोच्चता के कारण ही राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको एक लिमिट में रखा गया है। बोलने और प्रेस की आज़ादी पर सेंसरशिप लगाई जाती है। धार्मिक और जो सामाजिक गतिविधियां हैं उस पर राज्य की निगरानी रखी जाती है, मतलब कि संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, अधिकार देने के बावजूद भी वो पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र नहीं माने जाते हैं। इनके मतलब इसमें अधिकार देने के बावजूद वो लोग भी ना स्वतंत्र हैं ना निष्पक्ष प्रणाली में माने जाते हैं।
संघर्ष और निष्कर्ष। तो चीन का जो संविधान है वो नागरिकों को कई प्रकार के मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है, जिससे ना उनका सामाजिक, आर्थिक और जो व्यक्तिगत जीवन है उससे वो प्रभावित हो सकता है। जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स बढ़ाए हैं ना, उसके थ्रू भी उनकी सामाजिक, जो आर्थिक, जो व्यक्तिगत जो जीवन है वो इससे प्रभावित होता है। अधिकारों के तहत नागरिकों को काम, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता है, ये सारे अधिकार उनको मिलते हैं। जबकि कर्तव्यों में देशभक्ति, कानून पालन और राष्ट्रीय सुरक्षा है वो इसके अंडर में ही शामिल होती है। लेकिन चीन में साम्यवादी शासन है, उसके कारण व्यक्तिगत जो अधिकार है उस पर सरकार जो सख्त निगरानी रखती है। भले ही संविधान में जो अधिकार, उन अधिकारों को उन अधिकारों के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से नागरिकों की स्वतंत्रता है वो इसके अंदर सीमित रहती है, लिमिटेशन में रहती है। फिर भी संविधान चीन की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक ढांचा हमें प्रदान करता है, जिससे शासन और नागरिकों के जो बीच है वो संबंध बनाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन में साम्यवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का शासन में क्या स्थान है और अन्य राजनीतिक दल, इनकी भूमिका क्या होती है। तो हमारा परिचय कि जो चीन की जो राजनीति और जो शासन व्यवस्था है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक छत्र शासन है, मतलब एक ही शासन है। यानी चीन में एक तरह का एक दलीय ही शासन है, सिंगल पार्टिकुलर वन पार्टी सिस्टम मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर यही है। तो जहाँ सत्ता पर केवल एक ही पार्टी का नियंत्रण होता है। हालांकि चीन में जब अन्य छोटे जो राजनीतिक दल हैं वो भी मौजूद है, लेकिन उनकी जो भूमिका है वो एक लिमिट में मौजूद होती है, वे स्वतंत्र नहीं माने जाते हैं। तो इस जो आंसर है हम इसमें यही पढ़ेंगे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी का शासन में स्थान। तो सत्ता का केंद्र, तो कम्युनिस्ट जो पार्टी ऑफ चाइना है, जो चीन का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संगठन है। संविधान के अनुसार सीपीसी का जो नेतृत्व है पूरे देश और समाज के ऊपर ही होता है। यानी कि सरकार, सेना, न्यायपालिका, मीडिया, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सब पर अंतिम जो निर्णय है वो इसी पार्टी का होता है। संविधान में मान्यता, तो चीन के जो संविधान में जो लिखा गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद की जो दिशा है वो तय करने वाली एक सर्वोच्च शक्ति है। इसका मतलब है कि पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि चीन के पूरे शासन ढांचे का एक मार्गदर्शक बन चुकी है। राजनीतिक नेतृत्व की बात करें तो सीपीसी का जो महासचिव है वो जैसे अभी शी जिनपिंग, ये चीन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। वहाँ चीन का जो राष्ट्रपति है और जो केंद्रीय सैन्य जो आयोग है ना उसका अध्यक्ष भी इसका अध्यक्ष भी होता है। इसका मतलब है कि पार्टी नेता ही सरकार और सेना का ही सर्वोच्च नेता होता है। नीतियाँ और निर्णय क्या है इसके, तो देश के जो सभी जो महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं जैसे आर्थिक, सामाजिक और विदेशी नीति है ना, उसके पॉलिट ब्यूरो और जो स्थायी जो समिति है वो इसके अंदर में वो लोग तय करते हैं। सरकार केवल इन नीतियों को लागू करती है। सेना पर नियंत्रण, तो चीन की जो सेना है उस सरकार के तहत, जो चीन की सेना है जो पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए, सरकार के तहत नहीं बल्कि ये सीधा कम्युनिस्ट पार्टी के तहत ही ये काम उसके लिए ही काम करती है। इनकी एक यही खासियत है कि जो पश्चिम जो लोकतंत्र है ये इसे अलग करती हैं। हमारे ये सेंसरशिप और नियंत्रण, तो पार्टी, मीडिया, इंटरनेट, विश्वविद्यालय, सामाजिक जो संगठन है उस पर ये लोग नियंत्रण रखते हैं ताकि जो पार्टियों की जो आलोचना है, उनका जो विरोध है, इसको रोका जा सके। चीन में अन्य राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, तो औपचारिक जो पहचान है, जो 8 अन्य छोटे राजनीतिक दल है जैसे रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑफ द चाइनीज कुओमिंटांग और चीन डेमोक्रेटिक लीग, तो चीन डेमोक्रेटिक नेशनल कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, Chin Association for Promoting Democracy, Chinese Peasants and Workers Democratic Party, China's Zhejiang Party, Jiusan Society, Taiwan Democratic Self Government League। तो ये सारी जो पार्टियां, ये 8 राजनीतिक दल हैं। साझेदार की भूमिका, तो ये सभी दल बहुपार्टी सहयोग और राजनीतिक विमर्श के सिद्धांत के तहत सीपीसी के साथ ये काम करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। लेकिन वास्तव में ये सभी दल सीपीसी के अधीन, मतलब इसके अंडर में ही काम माने जाते हैं, इसके अंडर में ही ये स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। कोई सत्ता संघर्ष नहीं, तो ये दल सत्ता में हिस्सेदारी या सरकार बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। इनका मुख्य काम होता है कि नीति निर्माण में सुझाव देना, सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें सहयोग करना और सीपीसी की जो योजना है उसका समर्थन करना, उसका पालन करना। चुनाव में भूमिका, तो हालांकि जो स्थानीय स्तर है
ये दल चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता पर कोई असर नहीं डालता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सब में ये जो अंतिम निर्णय है वो सीपीसी के हाथ में होता है। जो कम्युनिस्ट हमारी पार्टी है उसके हाथ में होता है। लोकतांत्रिक दिखावे के लिए तो ये जो अन्य दल है उनको रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र का जो दिखावा है वो करते हैं। ये चीन ये दिखाता है कि वहाँ बहुपार्टी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे व्यवहार में केवल एक सीपीसी का शासन ही चलता है, सिंगल पार्टी सिस्टम ही चलता है वहाँ पर। मुख्य अंतर चीन की व्यवस्था में लोकतांत्रिक देश जैसे भारत, अमेरिका, इसमें सरकार सत्ताधारी दल को हटाया जा सकता है, लेकिन जो विपक्ष हैं वो खुलकर इनकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन चीन में विपक्षी दल को सरकार की आलोचना की अनुमति नहीं दी जाती है और सत्ता परिवर्तन का तो कोई रास्ता ही नहीं मिलता इनको। निष्कर्ष तो चीन की जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये उसकी आत्मा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये वही नीतियाँ बनाती है, वही शासन करती है, वही देश की सारी दिशाएं वही तय करती है। इनके पास सिंगल एक ही पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यही सारे काम करती है। अन्य जो राजनीतिक दल हैं उसका अस्तित्व केवल औपचारिक और परामर्शार्थी भूमिका में ही है, जिनका मुख्य उद्देश्य सीपीसी का समर्थन करना, उनके लिए नीति सुझाव देना। चीन में एक दलीय जो शासन है उसके कारण ही सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो मजबूत है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है इस पर सख्त नियंत्रण रहता है और ये व्यवस्था चीन की स्थिरता बनाए रखती है। लेकिन साथ ही एक सशक्त और नियंत्रित शासन प्रणाली है, इसको बदल देती है। जो पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनसे ये बहुत अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम बताएंगे और ये प्रक्रिया किस प्रकार से रंगभेद नीति के अंत और लोकतंत्र की जो स्थापना है उससे जुड़ी हुई है। ऑप्शन में है कि दक्षिण अफ्रीका की दलीय प्रणाली पर हमें चर्चा करना है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी की जो भूमिका है, विपक्षी दल के उदय के राजनीतिक जो परिदृश्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में बताएंगे। तो उत्तर में सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। हाँ, तो इसका परिचय है कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो एक राजनीतिक इतिहास, एक लंबे संघर्ष और बदलाव और जो उनकी सामाजिक जो आंदोलन की कहानियाँ हैं उससे भर के इनके इतिहास में ये सारी बातें हुई हैं। एक समय था जब यहाँ पर रंग भेद मतलब जो जैसे वहाँ पर श्वेत अश्वेत जो लोग रहते थे उनके बीच में उनकी शक्तियों को लेकर, उनके राजनीतिक तंत्र को लेकर भेदभाव किया जाता था। उनके कलर की वजह से उनके साथ डिफ्रेंशिएशन के मतलब उनके साथ भेदभाव होता था, रंग भेद, या जिसमें लिखा हुआ है इसमें कि नस्ल भेद की जो नीति है उसके लिए जाना जाता था, जहाँ पर श्वेत अल्पसंख्यक थे और अश्वेत बहुसंख्यक थे। तो जो वाइट जो मिनॉरिटी थी वो अल्पसंख्यक में आते थे और जो ब्लैक जो मेजॉरिटी थी वो बहुसंख्यक थे। इनका शासन किया था, जो उनको जो मौलिक अधिकार हैं उनसे वंचित रखा था उनको। लेकिन जो 1990 के दशक में एक ऐतिहासिक सा बदलाव हुआ था जब नस्ल भेद की जो नीति है इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था और दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया था। इस नीति को ख़त्म करके उन्होंने पहला कदम अपने लोकतंत्र की ओर बढ़ाया था इससे। तो इस बदलाव की जो प्रक्रिया है और देश के संवैधानिक विकास है उसकी नींव रखी, उसकी जो दलीय व्यवस्था है उसको आकार दिया, जो हम इस आंसर में हम पढ़ेंगे अभी। दक्षिण अफ्रीका के जो संवैधानिक जो विकास है उसकी प्रक्रिया, उसके रंग भेद की जो नीति है, उस रंग भेद की जो नीति उसका अंत किस प्रकार से हुआ तो उसको देखेंगे। शुरुआती के तौर पे क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में 1910 में एक जो ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में जो यूनियन ऑफ साउथ जो अफ्रीका है वो बन गया था 20वीं शताब्दी में। खासकर 1948 के बाद यहाँ पर जो श्वेत सरकार है उन्होंने रंग भेद की नीति है इसको लागू कर दिया गया था, जिसमें जो नस्ल के आधार पर लोगों को अलग रखा जाता, मतलब श्वेत और श्वेत के साथ भेदभाव किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को उनके जो अधिकार हैं उनसे उनका अलग रखा जाता था, उनको राजनीतिक तंत्र, राजनीतिक सुविधाएं इन सबसे अलग रखा जाता था, भेदभाव हो रहा था दोनों के बीच में। तो अश्वेत जो लोग हैं उनको वोट देने, संपत्ति रखने, अच्छी शिक्षा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने के लिए उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। श्वेत मतलब ब्लैक मेजॉरिटी, मतलब वहाँ पे जो अफ्रीका में जो मोस्टली आप देखोगे तो ब्लैक जो उनका कलर ब्लैक है वही लोग रहते थे। लेकिन जो श्वेत लोग थे ना तो उनको ये सारे जो भी सुविधाएं, जो भी अधिकार हैं सब उनको दिए गए थे, अश्वेत लोगों को नहीं। ब्लैक में जो मेजॉरिटी में जो बहुसंख्यक में थे उनको ये सारे अधिकार नहीं दिए गए थे, जबकि वो मेजॉरिटी में थे।
संवैधानिक विकास का पहला चरण, तो ये रंगभेद युग ही था। 1948 से 1990 के बीच में जो श्वेत सरकार ने कई कानून बनाए थे जो श्वेत प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए किए गए थे। उस समय के संविधान में जो अश्वेत जो बहुसंख्यक थे उनको कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। संघर्ष और बदलाव की प्रक्रिया, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला, इनके द्वारा ही ये जो रंगभेद की जो भी नीति है इसको समाप्त किया गया था। इन लोगों ने संघर्ष किया था, लड़ाई मतलब इनके खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर ये जो रंगभेद की नीति है इसको समाप्त किया। किसके द्वारा हुई थी? नेल्सन मंडेला के द्वारा। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक ये संगठन बनाया गया था। इसके जो नेताओं के नेतृत्व में थे कि नेल्सन मंडेला के, और रंगभेद के खिलाफ इन लोगों ने ये लोग संघर्ष कर रहे थे। देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे, हिंसा हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हुए थे। आर्थिक दबावों ने श्वेत जो सरकार है उसको झुकने पे मजबूर कर दिया गया था। 1990 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया था और एएनसी पर से जो प्रतिबंध है वो उसको हटा दिया गया था। जो भी उन पे ऑब्जेक्शन लगाया था वो हटा दिया गया था। 1951 से 1994 के बीच जो श्वेत सरकार है और अश्वेत जो नेता है उनके बीच लंबी बातचीत चली थी। इससे जो संवैधानिक जो वार्ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेशन इसको कहा जाता है। संवैधानिक विकास का दूसरा चरण क्या हुआ था? संक्रमण। 1993 में एक अस्थायी जो संविधान है उसको बनाया गया था, जिसने पहले जो लोकतांत्रिक चुनाव है उसका रास्ता खोल दिया था। संवैधानिक विकास का तीसरा चरण, तो लोकतांत्रिक संविधान। 1996 में दक्षिण जो अफ्रीका है उसने एक नया संविधान अपनाया था, जिसमें दुनिया के सबसे प्रगतिशील जो संविधानों में से ये एक माना जाता है। इसमें रंगभेद का तो अंत कर दिया गया था, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने लगे थे, और जो मानव अधिकार की जो व्यापक जो मानव के अधिकार है उसकी भी गारंटी दी गई थी उनको। संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका, मानवाधिकार आयोग, संवैधानिक जो न्यायालय है, जैसी सारी संस्थाएं हैं, ये सब बनाए गए थे। और जो लोकतंत्र और जो कानून का शासन है वो इसके अंडर में भी सुनिश्चित उनको भी डिसाइड किया गया था कि लोकतांत्रिक रूप से कानून का शासन हो चाहिए। रंगभेद और लोकतंत्र की कड़ी क्या थी? तो संवैधानिक जो विकास है, जो रंगभेद की नीति है ना, उसकी जो प्रक्रिया, इन सभी प्रक्रियाओं से मतलब इसको खत्म करने में इससे सीधा जुड़ाव था इनका। तो बिना किसी नीति के अंत के लोकतांत्रिक संविधान की जो कल्पना है वो बिल्कुल भी संभव नहीं थी। अगर हम रंगभेद की जो नीति है उसको खत्म नहीं करेंगे तो हम अपने लोकतंत्र के खिलाफ कैसे हम अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का एक नया संविधान न केवल राजनीतिक बदलाव का एक दस्तावेज बना था, बल्कि ये जो नस्लीय समानता है, सामाजिक जो न्याय है, ये सामाजिक न्याय का भी एक प्रतीक मान लेता मतलब बन गया था उस टाइम में। दक्षिण अफ्रीका की जो दलीय प्रणाली है, एएनसी की भूमिका और विपक्ष का क्या प्रभाव था? तो पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं दलीय प्रणाली की। तो दक्षिण अफ्रीका है ना, इसमें बहुदलीय जो यानी कई जो राजनीतिक दल हैं वो इसके अंदर शामिल थे, मल्टी पार्टी सिस्टम था। लेकिन जो 1994 के पहले जो लोकतांत्रिक चुनाव के बाद से अब तक अफ्रीकन जो नेशनल कांग्रेस है ना, ये सबसे शक्तिशाली दल बना हुआ है अभी तक। देश में संसद और राष्ट्रपति के चुनाव जो पार्टी सिस्टम में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली से ही होते हैं, जिससे छोटे दल को भी संसद में जगह मिलती है। अभी एएनसी की क्या भूमिका रही है? तो जो एएनसी है दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता और रंग पे जो विरोधी संघर्ष है इसका एक चेहरा बन गई थी। नेल्सन मंडेला ने इसकी अगुवाई में एएनसी में 1994 में सत्ता संभाली थी और उसके बाद लगातार चुनाव ये लोग जीतते भी रहे थे। एएनसी ने गरीब, उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो नस्लीय समानता है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा था। जबकि हाल के कुछ टाइम में ही एएनसी की जो छवि है भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, जो आंतरिक गुटबाजी है उसकी वजह से ये मतलब बेकार हो गई थी। इसकी जो भी प्राथमिकता है वो कम होती जा रही थी। तो विपक्षी दलों का क्या उदय और क्या असर रहा था इसमें? तो विपक्षी जो दल हैं उसमें डेमोक्रेटिक अलायंस जो मुख्य शहरी क्षेत्र और श्वेत एवं रंगीन जो समुदाय इसका प्रतिनिधित्व करते थे। इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स एक नया दल जो रेडिकल आर्थिक बदलाव, जमीन के पुनर्वितरण और नस्लीय जो न्याय है उसकी वकालत करता है। तो इन विपक्षी दलों के उभार ने ही दक्षिण अफ्रीका की जो राजनीति है, जो चुनौती जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ाया था। अब एएनसी को अपने निर्णय और नीतियों पर ज़्यादा जवाबदेह बनना पड़ सकता है इन सब चुनौतियाँ इन सब के कारण।
राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़े तो विपक्ष के मजबूत होने से संसद में बहस, सरकारी नीतियों की जो निगरानी है, भ्रष्टाचार है, इन सभी मुद्दों का दबाव बढ़ रहा था। हाल के चुनावों में जो एएनसी की सीटें उसमें गिरावट आने लगी। इससे ये स्पष्ट हुआ कि मतदाता अब विकल्प तलाश नहीं कर सकते। विपक्ष का जो आभार है वो दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र के प्रारिक होने का एक संकेत देता है, बताता है कि सत्ता में जो बदलाव की संभावनाएं वो बढ़ रही हैं। निष्कर्ष तो दक्षिण अफ्रीका का जो संवैधानिक जो विकास है वो रंग-भेद नीति के अंत और लोकतंत्र की जो स्थापना है वो इसी की कहानी के ऊपर डिसाइडेड है। नेल्सन मंडेला और एएनसी से संगठन संघर्षों ने देश का नया संविधान और उनको एक नई पहचान दी थी। दलीय राजनीति में एएनसी का जो प्रभुत्व है वो लंबे समय तक बना रहा था, लेकिन अब जो विपक्षी दल है उसके उभरने से दक्षिण अफ्रीका की जो राजनीति है उसमें संतुलन और लोकतांत्रिक जो गहराई है वो आ गई थी। आज दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश बन गया है जहां लोकतंत्र, रंगभेद के जो घाव हैं वो भरकर आगे बढ़ रहे हैं और हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, बट एग्जैक्टली पहले जैसा टाइम नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इजराइल का संवैधानिक ढांचा किन मुख्य चरणों से वो विकसित हुआ है और इसके निर्माण और इसके जो ऐतिहासिक राजनीतिक कारक हैं उसकी क्या भूमिका रही है उसके बारे में बताना है। तो इजराइल एक ऐसा देश है जिसका संवैधानिक जो ढांचा है वो एक अन्य लोकतांत्रिक देशों से थोड़ा सा अलग है। जब जहाँ पर जो अधिकतर देश है उसमें एक लिखित संविधान होता है, लेकिन वहीं इजराइल में कोई भी ऐसा एक लिखित संविधान नहीं है, बल्कि जो मूल कानून, वहाँ के जो बेसिक लॉ है ना वो एक संग्रह है, वहाँ के जो संवैधानिक ढांचे हैं उसको संचालित करता है। इजराइल के जो संवैधानिक ढांचे हैं उसका विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समय समय पर इसमें जो ऐतिहासिक जो राजनीतिक घटनाएं हो रही थी ना उसके थ्रू ये प्रभावित हो रहा था, उन सब के थ्रू हो रहा था। कोई भी लिखित इनके पास संविधान नहीं था कि इन सब तरीकों से ही चेंजेस किए जाएंगे, बल्कि जहाँ की जो उनकी राजनीतिक घटनाएं हो रही थी उसके थ्रू वो प्रभावित हो रहा था। तो ये ढांचा एक जीवंत जो लोकतंत्र है उसको बनाए रखने के लिए उसका एक आधार बन गया था। इजराइल के संवैधानिक ढांचे के विकास के मुख्य चरण तो 1948 में स्वतंत्रता और जो स्थायी सरकार का गठन। तो 14 मई 1948 को इजराइल में स्वतंत्रता की जो घोषणा कर दी गई थी, एक अस्थायी जो सरकार है वो बनाई गई थी। स्वतंत्र घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो संवैधानिक दिशा के रूप में इसको भी स्वीकार किया गया था। स्थायी संविधान बनाने का विचार तो शुरुआत में ये विचार था कि स्वतंत्रता के जो कुछ वर्ष हैं इसके भीतर ये एक स्थायी जो लिखित संविधान है उसको बनाया जाएगा। लेकिन जो ये प्रक्रिया है ना, ये विवाद और जो राजनीतिक जो मतभेद है उसके कारण ये लंबी खिंच रही थी। इन सभी कारणों की वजह से प्रक्रिया लंबी खिंच रही थी। जो 1950 में हिरारी जो प्रस्ताव है उसमें क्या होता है, जो कंसेंट जो इजराइल की संसद है ना, इसने ये प्रस्ताव लिखा था कि संविधान एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग अध्यायों के रूप में मूल जो कानून जो हमारे बेसिक लॉ है उसके रूप में तैयार किया जाएगा। ये प्रस्ताव इजराइल के संवैधानिक जो विकास है उसकी दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मूल कानून का निर्माण तो 1958 से शुरू होकर समय समय पर विभिन्न जो मूल कानून है उसको पारित किया, लागू किया गया था। जैसे कि जो मूल कानून कंसेंट है, मूल कानून जो न्यायपालिका है, मूल कानून मानव गरिमा स्वतंत्रता, इन सब पे इसके जो कानून को लागू किया गया था। और इन अधिक जो कानून की जो भविष्य में जो पूर्ण संविधान का जो है उसको हिस्सा भी माना गया था। मानव अधिकार की सुरक्षा तो 1992 में बेसिक लॉ ऑफ जो ह्यूमन डिग्निटी एंड लिबर्टी एंड बेसिक लॉ ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ये सारे लॉ जो पारित हुए थे जो मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर जो माने जाते हैं। इन कानून ने न्यायपालिका को संवैधानिक जो समीक्षा है उसको एक नई शक्ति प्रदान की थी। न्यायपालिका की भूमिका तो जो इजराइल के सुप्रीम कोर्ट है उसको संविधान की उसके बारे में बताया था और मूल कानून की जो सुरक्षा है उसके अधिकार भी प्राप्त किए थे। ये न्यायपालिका लोकतंत्र के संतुलन, नागरिक अधिकार, उन सब की रक्षा करके अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ऐतिहासिक राजनीतिक कारक क्या थे तो यहूदी और जो धर्मनिरपेक्षता के बीच क्या संघर्ष रहे हैं। तो इजराइल एक यहूदी राज्य है, इसमें अनेक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इसमें धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाना इनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा था, क्योंकि धार्मिक जो नेता है, जो धर्मनिरपेक्ष जो नेता है वो संवैधानिक मूल्यों को देखकर ही सहमत नहीं हो सके थे।
अरब इजराइल संघर्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या होता है, इसमें लगातार युद्ध हो रहे थे, सुरक्षा चिंताएं हैं, वो इनकी संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने इसको स्लो कर दिया गया था। इससे पहले जो इनका अस्तित्व सुरक्षित रखना उनके लिए प्राथमिकता बन गया था। जातीय और सांस्कृतिक विविधता में क्या होता है कि इसराइल में जो यहूदी और मुस्लिम, ईसाई, जो अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय रहते थे ना, उनकी जो विविध आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए एक रूप जो संविधान है उसको बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सबको ध्यान में रखते हुए अलग अलग कार्य करने थे। राजनीतिक स्थिरता और गठबंधन सरकारें, तो इसराइल में राजनीति में गठबंधन सरकारों को जो उनका दबदबा रहता था, जबकि किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं था, किसी भी एक पार्टी का वहाँ पर शासन नहीं था। इसमें संविधान की सहमति है उसको बनाना थोड़ा कठिन हो गया था। लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता, तो इसराइल ने भले ही लिखित संविधान नहीं बनाया हो, लेकिन उनके जो मूल कानून है, उनका जो लोकतंत्र, उनके जो मानवाधिकार है, उनके जो कानून के शासन के सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है। लोग निष्कर्ष, तो इसराइल का जो संवैधानिक ढांचा है वो एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया के उसका परिणाम है। ये एक ढांचा ना तो एक बार में बना और ना ही लिखित संविधान के रूप में ये अस्तित्व हुआ, बल्कि ये समय समय पर बने जो मूल कानून है, राजनीतिक और सामाजिक समझौते हैं उसके परिणाम से हुआ। धार्मिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा से जुड़े कारकों ने इस प्रक्रिया को एक आकार दिया था। आज इसराइल का यह संवैधानिक ढांचा न केवल वहाँ के लोकतंत्र को जीवित रखता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि संविधान का स्वरूप है वो लचीला और परिवर्तनीय भी, मतलब चेंजेबल हो सकता है, लेकिन जब उसमें नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और शासन की पारदर्शिता बनी रही थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसराइल की जो चुनाव प्रणाली है उसके बारे में बात करेंगे और इसके जो प्रमुख लक्षण है, उसकी विशेषताएं, उसके राजनीतिक तंत्र पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय देख लेते हैं इसका। तो इसराइल तो पश्चिम एशिया का एक छोटा सा लेकिन लोकतांत्रिक रूप से ये महत्वपूर्ण देश था। यहाँ की जो राजनीति है, जो चुनाव प्रणाली है, उसको एक अनोखे रूप से देखा जाता है। इसराइल में संसदीय लोकतंत्र, जिसमें जनता द्वारा चुनी गई जो संसद है, उसमें देश के जो प्रमुख जो विधायक उसके निकाय होती थी, उनके द्वारा इस संसद में जो भी उनका नेता चुना जाता था, वो प्रमुख विधायक का क्या में यह है कि जो इसराइल के अंदर जो संसदीय लोकतंत्र है ना, उसमें जनता द्वारा जो भी चुना गया संसद सदस्य होता है वही वहाँ का प्रमुख माना जाता था। तो इसराइल की चुनाव प्रणाली है, उसने उनके राजनीतिक ढांचे, उनके सरकार गठन की नीति निर्माण पर काफ़ी गहरा असर डाला था, जो हम इस आंसर में अभी अब देखेंगे। इसराइल की जो चुनाव प्रणाली है उसके प्रमुख लक्षण, तो संसदीय प्रणाली में क्या था, इसराइल में संसद का नाम, उसमें कुल जो 120 सदस्य होते हैं ना, वो ये सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। सरकार गठन के लिए संसद में बहुमत 61 सीटें चाहिए और बहुमत हासिल करने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार ही बनाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में तो इसराइल में देश की एक ही जो राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र है वो माना जाता है। जनता राजनीतिक दलों को वोट देती है, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं देती है, और हर पार्टी को मिलने वाली संसद की जो सीटें हैं वो उनके प्राप्त वोटों के अनुपात में ही उनको दी जाती है। उदाहरण पे हम देख सकते हैं, अगर कोई भी पार्टी कुल वोटों का 10% पाती है तो उसे किनेस्ट में लगभग 12 सीटें ही मिलती हैं। चुनावों में न्यूनतम सीमा, तो इसराइल में एक पार्टी को संसद में पार्टी पाने के लिए कम से कम 3.25 वोट पाना ज़रूरी होता है, जिसमें भी छोटे दलों को भी बाहर रखा जाता है, लेकिन संसद में सबसे ज़्यादा बिखराव फ्रेगमेंटेशन में ही होता है। मतलब संसद में ज़्यादा बिखराव ना हो इसलिए किया जाता है। चुनावों की अवधि, तो संसद का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लेकिन अक्सर जो राजनीतिक स्थिरता है उसकी वजह से समय से पहले ही चुनाव करा दिए जाते हैं वहाँ पर। इसराइल की चुनाव प्रणाली की जो विशेषता है उसके बारे में बात करें तो बहुदलीय व्यवस्था है। इसराइल में बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं वो वहाँ पे सकते से बड़े राष्ट्रीय दल, धार्मिक दल, क्षेत्रीय दल और अरब समुदाय को प्रतिनिधित्व करने वाले दल, तो ये सारे दल इसमें शामिल हैं। यहाँ कोई भी अकेली पार्टी आमतौर पर स्पष्ट बहुमत नहीं पाती है, इसलिए सरकारें ज़्यादातर गठबंधन के रूप में ही इसको बनाई जाती हैं। धार्मिक और सामाजिक विविधता में बात करें तो ये राजनीतिक दल हैं, ये धार्मिक, वैचारिक और जातीय आधारों पर बने होते हैं। ऐसे यहूदी धार्मिक दल, सेक्युलर दल और अरब अल्पसंख्यक दल, ये सारे जो रूसी प्रवासी दल है इसके अंडर में आते हैं।
प्रधानमंत्री का चुनाव, तो प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि संसद में बहुमत रखने वाले गठबंधन तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कठिन सरकार गठन, तो ये बहुदलीय और अनुपातिक जो प्रणाली है, इसके कारण छोटे दल भी सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर गठबंधन बनाने के लिए बड़ी पार्टियों को ही छोटे दलों से समझौता करना पड़ता है। इजराइल की जो चुनाव प्रणाली है, उसका राजनीतिक तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ा, तो फर्स्ट पॉइंट है, गठबंधन सरकारों का दबाव था। चूंकि किसी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिल पाती थी, इसलिए गठबंधन सरकार अनिवार्य हो गई थी। जिससे सरकार छोटे दल हैं उनकी मांग माननी पड़ती थी, जहां वे नीति के हिसाब से ही उचित हो या नहीं। इससे सरकार की जो नीति निर्माण की जो क्षमता है वो कमजोर हो सकती है। राजनीतिक स्थिरता, तो छोटे दल के अलग होने या उनके समर्थन वापस लेने से सरकार में सरकार जो बार बार गिरती रहती है, उसमें इजराइल में कई बार 4 साल से पहले चुनाव होता था। टाइम तो 5 साल का ही है, लेकिन इन सब नीतियों के कारण ही जो चुनाव है वो पहले हो जाते थे। नीतियों में विविधता और संतुलन, तो चुनाव प्रणाली की वजह से ही संसद में समाज के जो विभिन्न हिस्से हैं, धार्मिक, सेक्युलर, रूढ़िवादी, उदार, ये सारे जो अल्पसंख्यक हैं, इनका प्रतिनिधित्व मिलता था। हमेशा ये सुनिश्चित किया जाता था कि सरकार को सभी वर्ग की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। छोटे दल की शक्ति, तो अनुपातिक प्रणाली में सबसे छोटे दल को भी संसदीय सीटें मिलती थी। सरकार गठबंधन सरकारों में भी उनकी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो बन जाती थी। इससे उनका जो राजनीतिक प्रभाव है वो बढ़ जाता था। निरंतर चुनावी माहौल में जो राजनीतिक स्थिरता है, गठबंधन सरकार के कमजोर पड़ने से अक्सर देश में चुनावी माहौल है वो बना ही रहता था, और जिसने शासन व्यवस्था पर भी काफ़ी दबाव पड़ता था। निष्कर्ष, इजराइल की चुनाव प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुदलीय राजनीति पर यह आधारित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि संसद में समाज के हर वर्ग की जो आवाज़ है उसको एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व देती है, लेकिन साथ ही इसमें राजनीतिक स्थिरता, सरकारी गठबंधन सरकार और इसकी कमजोरी, बार बार चुनाव जैसी समस्याएं, ये सारी समस्याएं ना हमें देखने को मिल रही है, उत्पन्न हो रही है। ये प्रणाली इजराइल के जो राजनीतिक ढांचे